नमस्कार, गुड इवनिंग सभी प्यारे दोस्तों को। गुड इवनिंग। जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है, आसान है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद में एक थोड़ा सा मैं आपको मतदान अधिकारी के बारे में भी बताऊंगा। एक एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है भैया कि मतदान अधिकारी क्या होता है, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, ये किसको बोलते हैं और इनके काम क्या होते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। जुड़ जाओ सभी मेरे प्यारे हमदम। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ, कमेंट सेक्शन में हूँ मैं आपके साथ में, ठीक है। उधर से कमेंट आ भी रहा होगा, आप देख रहे हैं खुद, गरुड़ द्वार के नाम से। और लाइक करते आना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना सभी बच्चे। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग, जो ये स्लाइड देख रहे हैं, इसमें हम लोग कंप्लीटली इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब राजस्थान में क्या होता है कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं एक बात को, कि राजस्थान में पंचायती राज जो है वो बहुत पहले ही आ गया था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको बैक लेके जा रहा हूं। कल का बता देता हूं, कल हमने ये किया था, शांति समिति की थी हमने, ठीक है। और आज हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि राजस्थान में जो पंचायती राज है वो बहुत पहले आ गया था, ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन बहुत पहले हो गया था। अब राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन हो गया था तो राजस्थान में चुनाव भी हो रहे थे। राजस्थान में पंचायती राज उद्घाटन, अब ये उद्घाटन बहुत पहले हो गया था। और उद्घाटन हुआ कब था ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है। 2 अक्टूबर 1959 को बगदड़ी ग्राम पंचायत नागौर से इसका उद्घाटन हो गया, ठीक है। अब नागौर से इसका उद्घाटन होता है और राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हो गई। अब नागौर से पंचायती राज की शुरुआत, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह नहीं बताना चाह रहा यहां पे कि भी राजस्थान में पंडित नेहरू जी आए और उन्होंने यहां से शुरुआत कर दी थी। ये तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब ये तो आप पढ़ चुके हो। अब क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि उस टाइम चुनाव कौन करवा रहा था और कितने चुनाव जो है उन्होंने करवाए और कितने चुनाव हमारे वाले निर्वाचन आयोग ने करवाए जो अब बना हुआ है। ये यहां पर सबसे मोस्ट पॉइंट है आपका। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि राजस्थान में जो प्रथम चुनाव हुए थे वो पंचायती राज विभाग के द्वारा करवाए गए थे। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि राजस्थान में प्रथम चुनाव, तो लिखना है आपने राजस्थान में एक मिनट रुको भी, ये रेड जो है ज्यादा हो रहा है, रेड को थोड़ा हम हटा के अलग से करते हैं। रेड की जगह कोई दूसरा कलर काम में लेते हैं हम ब्लैक का काम में ले लेते हैं, चलो हरा काम में ले लेते हैं। राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव, अब ढांचा तो मैं आपको 1 मिनट में बता ही दूंगा, तो लेकिन इससे थोड़ा हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव, ये ध्यान रखो भाई, यहां पर ये बहुत ज्यादा मोस्ट है। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव, ठीक है। अब राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले पहला जो चुनाव है वो करवाया गया था 1960 में। कब करवाया गया है? 1960 में करवाया गया है, 1960 में, ठीक है। कौन करवाएगा? पंचायती राज विभाग करवाएगा, ठीक है, 1960 में। पहले मैं पूरी लिस्ट लिख देता हूं इनकी, जो जो पंचायती राज विभाग ने करवाया है। पहला चुनाव भी इसने करवाया और टाइम पीरियड भी आपको सबको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ दूसरा चुनाव, और उसके बाद में आ जाओ फिर तीसरा चुनाव। इनकी सबकी डेट, और डेट नहीं सॉरी, आपको जो टाइम पीरियड है इसका, जो सन है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में चौथा चुनाव, ठीक है।
चौथा चुनाव हो गया, और उसके बाद में आ जाओ पांचवा चुनाव। तो ये टोटल 5 जो चुनाव है ना, इनका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इनको उसी को पढ़ लिया और उसमें से ही कर दिया कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि राजस्थान में चुनाव कब कब हुए, ये तो बताओ मुझे। भी पहला चुनाव कब हुआ है तो वो भी पूछेगा। दूसरा चुनाव आपने लिखना है कि 1965 में हुआ है। दूसरा चुनाव कब हुआ है? 1965 में, ठीक है। और अब तक कितने हो चुके हैं चुनाव, वो भी आपने बताना है, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है भाई, इनको बहुत अच्छे से करो आप, एक एक चीज़ को बारीकी से। राज्य निर्वाचन आयोग का तो ढांचा बिल्कुल छोटा सा है, कुछ भी नहीं है उसमें। एक सदस्यीय आयोग अगर नियुक्ति बतानी है, करना है, हो गया आर्टिकल बस। लेकिन यहां पर जो मोस्ट है, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1965, और उसके बाद में तीसरा होता है 1978 लिखना है। तीसरा 1978 में, 1978 में। और चौथा आपने लिखना है 1981 में, ठीक है। 1981 में, ये उस टाइम अपने हिसाब से ही होते थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, चल रहा है, हो गए चुनाव, क्योंकि कोई संवैधानिक ढांचा नहीं है ना। उसके बाद में पांचवा चुनाव 1988 में, ठीक है। अब 1988 के बाद में सब मामला ढीला पड़ जाएगा और काफ़ी टाइम तक जो कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो इस टाइम पीरियड में जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव कौन करवा रहा है आपके? ये चुनाव यहाँ पर करवाए हैं पंचायती राज विभाग के द्वारा। मतलब ये पंचायती राज विभाग के द्वारा संपन्न हुए। ये चुनाव पंचायती राज विभाग द्वारा संपन्न हुए, पंचायती राज विभाग द्वारा। ये ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है, ये ध्यान रखना। ये चुनाव पंचायती राज, गुड इवनिंग सभी को, जो नए बच्चे हैं गुड इवनिंग कर रहे हैं उनको गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, सबके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, सब जगह मौजूद हूं मैं आपके सामने, टेंशन मत लेना। ये चुनाव, और जैसे ही टॉपिक पूरा होगा, टॉपिक पूरा होते ही अब नोट्स मिल जाएंगे आपको। अब आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अब आपको राज्य विधानमंडल के कंप्लीट नोट्स जो हैं वो आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। क्लास पूरी हुई और इसके 1 घंटे बाद में आपके टेलीग्राम चैनल में आ जाएगा, जो भी मैंने लिखा हुआ है अपने हाथों से सब मिल जाएगा। ये चुनाव पंचायती राज विभाग द्वारा करवाए गए थे, ठीक है, द्वारा करवाए गए थे। हो गया क्लियर? करवाए गए थे। एक तो ये वाली बात नहीं भूलनी आपने सबने। अब अपन लोग बात करते हैं कि जो अपने वाला जो ये है, अपने वाला मैं बोल रहा हूं, राज्य निर्वाचन आयोग, इसने कौन कौन से चुनाव करवाए? तो 5 तो इसने करवा दिए, तो अगला कौन सा होगा? छठा माना जाएगा, ठीक है। तो ये नोट हो गया सबका, बताओ मुझे भी। हाँ, सबके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, सबके देख रहा हूं मैं, एक प्रकार से आपके साथ लाइव ही हूं मैं, ठीक है, लाइव ही समझना है आपने। अब 5वें के बाद में आ जाओ आप, चलो छठे पे आते हैं। यहां तक नोट हो गया सबका? जुड़ जाओ भी, 4:10 हो गए हैं। तो अब आ जाओ नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव, ठीक है। अब अगला लिखना है, अब मैं इसको डायरेक्ट वैसे ही लिख रहा हूं जैसे पीछे था ना, उसी क्रम में आगे बढ़ा रहा हूं इसको, ठीक है। पहला चुनाव, अब छठा चुनाव लिख रहा हूं मैं, छठा चुनाव, ठीक है। तो लिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लिख रहे हो ना, उसके नीचे लिखते जाओ छठा चुनाव। जो भी बच्चा नोट्स बना रहा है ना, तो बहुत बढ़िया बात है। देखो छपा छपाया तो बुक भी होती है, अगर आप खुद नोट्स बनाते हो ना तो बहुत बढ़िया है। छठा चुनाव राजस्थान में कब होता है याद करो। अब 1993 में या 94 में या 95 में। देखो 93 में तो होगा नहीं, 94 में हुआ नहीं, 95 में हो नहीं सकता, 97 में होगा भी नहीं कभी। तो बचा कौन सा? 1995। तो 1995 में कौन से कलर से लिखा था? ये नीले से लिखा था, ठीक। और इसको 1995 में हो गया, 1995 में हो गया। उसके बाद में आ जाओ, मैं पूरा ही लिख देता हूं एक बार, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ठीक है, 7वां चुनाव। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है भी आपका, 7वां चुनाव हो गया। उसके बाद में आ जाओ, 8वां चुनाव हो गया, 7वां चुनाव, 8वां चुनाव, ठीक है। और फिर आ जाओ 9वां चुनाव, 9वां चुनाव, ठीक है। और फिर आ जाओ 10वां चुनाव, 10वां चुनाव, 10वां। अब ये चीजें ना बुक्स में बहुत कम मिलती है, ये वाली चीजें
बुक्स में ये आपको खुद को ही पता होगा, नहीं मिलती ना बुक्स में, मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ बिल्कुल सही कहा, भी नहीं मिलती है बुक्स में, ज़्यादातर बुक्स में नहीं मिलती है, कोई कोई सी बुक्स में मिल सकती है। 7वां चुनाव कब आएगा? 7वां चुनाव आ जाएगा आपका 2000 में, ठीक है, सन 2000 में हो गया। और 8वां चुनाव कब होगा? 2005 में हो जाएगा। और 9वां चुनाव कब हो जाएगा? 2010 में हो जाएगा। अब यहां तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं रही है ना, ठीक है। 10वां चुनाव कब हो जाएगा? 2015 में हो जाएगा, ठीक है। और अभी नवीनतम कौन सा हो गया? 11वां। तो अब ध्यान रखना, ठीक है, अभी तक जो है नवीनतम 11वां, नवीनतम लिखना था भाई, नवीनतम लिख दिया, नवीनतम 11वां चुनाव, ठीक है, नवीनतम 11वें पंचायती राज के चुनाव, 11वें पंचायती राज के चुनाव कब हुए थे? नवीनतम 11वें पंचायती राज के चुनाव संपन्न हुए हैं सितंबर अक्टूबर 2020 में। कब? सितंबर अक्टूबर 2020 में हुए हैं, सितंबर अक्टूबर 2020 में, सितंबर अक्टूबर 2020 में संपन्न, ठीक है ना। तो यहां से चुनाव जो है ना, यहां से आगे सारे चुनाव किसने करवाए हैं? ये सारे के सारे चुनाव करवाए हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने, ठीक है ना, ध्यान रखना भी सभी बच्चे। तो यहां लिख रहा हूं मैं, ये सभी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए हैं, ये सभी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न है। हो गया क्लियर? संपन्न है, ठीक है। बस ये वाली बात ध्यान में रखना। अब ये ज्यादा मोस्ट था यहां पे, ठीक है, ये वाला डेटा जो है आपका बहुत ज्यादा मोस्ट है। क्लियर होगी बात? तो हमने नोट कर लो भी सभी बच्चे। तो अब तक आपसे पूछ सकता है कितने चुनाव हो गए? बहुत कम बच्चे इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, बहुत कम बच्चे, लेस बच्चे जवाब दे पाएंगे। उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ भी रहा होगा तो भी बहुत जो है, क्योंकि बुक्स में बहुत कम दे रखा है, बहुत ही कम बुक्स में ये दे रखा है, ज्यादातर बुक्स में नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो है ये जरूरी हो गया है। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। क्लियर होगी बात? सबको आ गया समझ में? अब देखो, अब बढ़ते हैं अपन लोग आगे। अब आ जाओ हमारे मूल ढांचे पे, अब आ जाओ, मूल ढांचा नोट हो गया ना सबका। अब आ जाओ ढांचे पे। इस ढांचे के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले इस ढांचे का आर्टिकल देख लो। आर्टिकल इसका सबसे ज्यादा मोस्ट हो गया है आपका। तो मैं आपको बता दूं कि 73वां और 74वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, जो 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन आया है उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, अलग अलग निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अलग अलग निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। कैसे? कहने का मतलब, अगर मैं इसके अनुच्छेद की बात करूं, अगर मैं इसके अनुच्छेद की बात करूं तो इसका अनुच्छेद है आर्टिकल 243 के, एक तो आ जाएगा 243 के, ठीक है। और इसी के साथ में ही ओब्लिक लगा के लिखना है आर्टिकल 243 ZA। अब ये जो अलग अलग जो प्रावधान किया गया है ना ZA, अब इस बात को समझना है आपने बहुत अच्छे से। मतलब अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि पंचायती राज में नगरीय निकायों और पंचायती राज के लिए अलग अलग निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो आपको जवाब देना है बिल्कुल यस, दोनों के लिए अलग अलग का प्रावधान किया गया है, लेकिन गठन जो है वो एक का ही है, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं मैं इस बात को, सबसे ऊपर लिख रहा हूं कि पंचायती राज तथा नगरीय निकाय, पंचायती राज व
नगरीय निकाय के लिए, नगरीय निकाय हेतु अलग अलग राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अलग अलग राज्य, EIC SEC लिख देता हूं भी, डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा सबको, SEC से समझ आ जाएगा ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, का प्रावधान किया गया है। लेकिन गठन एक का ही हुआ है, एक को ही क्या कर दिया, वो एक ही सारे काम कर लेता है। का प्रावधान किया गया है, का प्रावधान संविधान में है। में है, ये वाली बात याद रखना भी सभी बच्चे, ठीक है। अलग अलग प्रावधान है, लेकिन जो है गठन जो है वो एक का ही किया जाता है, वो एक ही चुनाव करवा देता है। अब मान लो कल को ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो अलग अलग प्रावधान इसलिए रखा गया है, बाकी दोनों का एक ही कर देते हैं, ठीक है, एक ही आर्टिकल के अकॉर्डिंग गठन हो जाता है। जब भी अधिसूचना जारी होती है तो उसमें दोनों ही आर्टिकल लिखे हुए मिलते हैं, 243 के और 243 ZA, ठीक है। तो इस लाइन को मेरे हिसाब से मुझे कहीं लिख देना चाहिए भी, ये लाइन यहाँ थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, तो इस लाइन को अपन यहाँ लिख देते हैं। रुको भाई, इसको लाइन को हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ सबसे बढ़िया रहेगी, ठीक है, ये जगह भी अच्छी है। तो मैं लिख देता हूँ 73वें व 74वें संविधान संशोधन, 73वें 74वें संविधान संशोधन, आप मिटाना मत, उसको वहीं लिखे रखना, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा संविधान में पंचायती राज तथा नगरीय निकाय हेतु अलग अलग निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अलग अलग निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, अलग अलग निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान में है, ठीक है, प्रावधान संविधान में है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो आर्टिकल तो पता चली गया होगा। तो अब यहां से अपना क्या है कि तरीके से शुरू हो जाएगा। तो अब मैं आर्टिकल इसका लिख देता हूं, ठीक है। तो आर्टिकल हम इधर लिख देते हैं, अनुच्छेद 243 के से कैंडिडेट से याद करवाया था ना आपको, और 243 ZA, ये दोनों ही आर्टिकल इसी के ही हैं, ठीक है। बस अब क्लियर हो गया। अब यहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन में होता कौन कौन है, तो धारा 120 के अनुसार अधिनियम कौन सा, 1994, तो यहां मैं लिख रहा हूं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। अब ये जो आप प्रावधान देख रहे हो, इसमें क्या है कि एक तो क्या होगा, निर्वाचन आयोग होगा। अब इसमें एक तो होता है मुख्य आयोग, ये एक प्रकार से किस प्रकार की निकाय है, एक सदस्यीय निकाय है। भाई ये जो निर्वाचन आयोग है ये किस प्रकार की निकाय है, एक सदस्यीय निकाय है, ठीक है। तो ये लिखिए एकल सदस्यीय निकाय। तो ये तो हो गया अध्यक्ष, हो गया इसका अध्यक्ष, एक तो हो गया अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष हो गया। और यहां मैं इसके नीचे लिख देता हूं एकल सदस्यीय निकाय। कैसी निकाय है, एकल सदस्यीय निकाय, एकल सदस्यीय निकाय, ये क्या है, एकल सदस्यीय निकाय है। क्लियर होगी बात, समझ में आई सबको। एकल सदस्यीय निकाय मतलब इसमें एक ही व्यक्ति जो है मुखिया होता है इसमें, ठीक है। अब जो दूसरा जो आप देख रहे हो ना, ये कौन होता है पता है, ये जो दूसरा आप देख रहे हो ये है सचिव। ये कौन होता है, ये व्यक्ति जो है ये होता है सचिव। तो यहां आपने सचिव को नोटिस करना है, तो मैं सचिव लिख देता हूं, सचिव के ऊपर लिख देता हूं, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये हो गया सचिव। अब ये जो सचिव है ना, इसका मतलब क्या, देखिए ये असल में पंचायती राज अधिनियम की धारा 120 के अनुसार है कि निर्वाचन आयोग के जो कर्तव्य है ना, उसका पालन जो है सचिव भी कर सकता है,
ठीक है, तो ये वाली बात हमारी कहाँ आएगी, ये इसके कार्य में आएगी। तो ये वाली बात भूलना नहीं, ये बहुत ज्यादा मोस्ट है। ये जो धारा वाली जो बात है ना, ये भूलना नहीं भी कोई भी बच्चा। तो यहां मैं लिख रहा हूं पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, दो बड़े बड़े पेज ले लो आप, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के अनुसार, 1994 की धारा 120 के अनुसार, 120 के अनुसार निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों को, के अनुसार किसके कर्तव्य, निर्वाचन आयोग के कर्तव्य, मतलब इसके कर्तव्यों का निर्वहन वो भी कर सकता है। निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का निर्वहन, निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब इनकी ड्यूटी का पालन जो है, कर्तव्यों का निर्वहन कौन कर सकता है, इसका निर्वहन जो है राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव भी कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव द्वारा, ये सचिव वाली बात अब यहां पर मोस्ट हो गई है, ठीक है, सचिव द्वारा किया जा सकता है, सचिव द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है, द्वारा भी किया जा सकता है। बस हो गया, इसमें सचिव वाली बात आ गई समझ में। मतलब एक प्रकार से ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला डिपार्टमेंट संभालता है। अब अध्यक्ष हो गया एक प्रकार का। इस अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी नियुक्ति करेंगे कौन, राज्यपाल करेंगे, नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। क्लियर होगी बात। अब राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेंगे यहां पे, तो चलिए देखते हैं, राज्यपाल हो गया। और कार्यकाल पे आ जाओ। कार्यकाल की अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना आप, इसका कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु। 6 वर्ष गलती से मत कर देना, गलत हो जाएगा। 5 वर्ष 65 वर्ष आयु, ठीक है, क्लियर हो गया। एकल सदस्यीय निकाय है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, आर्टिकल चल रहा है बराबर। अब आ जाओ हटाना। हटाने की अगर बात करें तो हटाने की प्रक्रिया जो है, अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, बस हो गया। न्यायाधीश के समान, शपथ नहीं है भाई, न्यायाधीश के समान हो गया। सिंपल है, बिल्कुल आसान है। वही आरोप लगाया जाएगा, संसद में आएगा, प्रस्ताव हटाया जाएगा, ठीक है। तो एक तो हो गया इसमें सचिव। अब इसकी जिम्मेदारी क्या है, चुनाव करवाना तो जिम्मेदारी है ही है, ये तो आप जानते हो बहुत अच्छे से। यही जिम्मेदारी और करेगा क्या ये। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। ठीक है। अब एक बात इसमें और आती है यहां पे कि नियुक्ति के पश्चात जो है, इसमें जो तथ्य हैं, कार्य व तथ्य दोनों ही लिख लो। कार्य के साथ में तथ्य भी लिख लो भी, कार्य व तथ्य, कार्य व तथ्य लिख लो। तथ्यों में अगला लिखो। इसमें क्या है कि नियुक्ति के पश्चात उनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं। नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं, मतलब सेवा शर्तों की बात की है भी इसने, ठीक है, सेवा शर्तों की बात है। अब एक बात और है यहां पर कि राज्य निर्वाचन आयोग को जब काम पड़ेगा और राज्य निर्वाचन आयोग कर्मचारियों की डिमांड करेगा तो उस अवेलेबल कौन करवाएगा, इसको अवेलेबल जो करवाएगा तो वो कर्मचारी अवेलेबल करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार नहीं, राज्यपाल,
ठीक है। तो यहां लिखना है आपको निर्वाचन को संपन्न करने के लिए, निर्वाचन को संपन्न करने के लिए इस आयोग को कर्मचारी, निर्वाचन को संपन्न करने के लिए इस आयोग को कर्मचारी राज्यपाल उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, इस आयोग को कर्मचारी राज्यपाल उपलब्ध करवाएगा। ये भी यहां पर बहुत ज्यादा मोस्ट है। मैं सिर्फ आपको अच्छी अच्छी चीजें लिखा रहा हूं, फालतू की चीजें नहीं लिखा रहा। ठीक है, राज्यपाल, कर्मचारी राज्यपाल उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, करवाएगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया सबको? सिंपल है, आसान है, कोई डाउट नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी राज्य का विधानमंडल जो है वो विधि के द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विषय में उपबंध कर सकता है। ये वाली बात भी नहीं भूलनी आपने कि संविधान के उपबंधों के, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है ना, उनके अधीन रहते हुए जो है नियम कौन बना सकेगा। तो यहां भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार कि संविधान के उपबंधों के तहत नियम कौन बनाएगा। तो ज्यादातर बच्चे राज्यपाल टेक आते हैं वहां पे, तो यहां पर भी ध्यान रखना आपने, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपबंधों के अधीन राज्य विधानमंडल निर्वाचन से जुड़े विषयों में, निर्वाचन से जुड़े विषयों में क्या कर सकेगा, निर्वाचन से जुड़े विषयों में उपबंध बना सकेगा। उपबंध बना सकेगा, कोई प्रावधान, कोई प्रोविजन, कोई रेगुलेशन, कोई नियम, उपबंध, विषयों में उपबंध कर सकेगा। बस इतनी सी बात है। यहां पे राज्य विधानमंडल, राज्यपाल नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात आती है यहां पे कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए। अब इसका काम क्या है? कुछ नहीं है, काम चुनाव करवाना, ये काम है इसका। ठीक है, क्या करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग क्या क्या करेगा? निर्वाचक नामावलियां, मतदाता सूची तैयार करना और उन सभी का ऑब्जर्वेशन करना, इनका निर्देशन करना, डायरेक्शन करना, इनको कंट्रोल करना, ये सारा काम इसका होगा। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, निर्वाचन अथवा मतदाता नामावली सूची, निर्वाचन अथवा मतदाता सूची तैयार करवाना, ठीक है, तैयार करवाना और उसका क्या करना? उनका निरीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन करना, डायरेक्शन देना, उनको किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी करना, निर्देशन देना। ठीक है, और क्या करना? नगरीय निकाय पंचायती राज के चुनाव संपन्न करवाना। ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, नगरीय निकाय व पंचायती राज के चुनाव, नगरीय निकाय, ध्यान रखना विधानसभा के चुनाव नहीं करवाता ये, नगरीय निकाय व विधानसभा चुनाव, सॉरी मैं खुद विधानसभा क्यों लिख रहा हूं भाई, नगरीय निकाय व पंचायती राज के चुनाव संपन्न करवाना। ठीक है, पंचायती राज चुनाव संपन्न करवाना। बस ये काम हो गया, यही काम होता है निर्वाचन आयोग का। और क्या काम होता है?
क्लियर होगी बात, आगे सबको समझ में। कार्यकाल हो गया, ये सारी बातें होगी, आर्टिकल हो गए, नियुक्ति हो गई, हटाना हो गया, ठीक है, कार्यकाल हो गया, और कोई चुनाव कब कब कौन से वे, ये हो गया। और जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर होता है, ध्यान रखना। जिला निर्वाचन अधिकारी आपसे पूछे तो कलेक्टर बता देना, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर। आगे बात समझ में? ये हो गया आपका निर्वाचन आयोग। छोटा सा टॉपिक था, मेरे हिसाब से आधा घंटा हो गया होगा, आधे घंटा हुआ है पूरा पूरा, 28 मिनट पे आपका हो गया 4 बज के। तो हो गया, सबको आ गया समझ में? सिंपल है, आसान है, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये सारे उपबंध वगैरह सब हो गए इसमें। अब एक छोटा सा पॉइंट और बचा है 10 मिनट का, जो मैं आपको बता देता हूं। एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि सर एग्जाम में क्वेश्चन आया था मतदान अधिकारी क्या होता है, ये बता दो हमारे को। तो मैं मतदान अधिकारी बता देता हूं। नोट हो गया सबका? कमेंट करके बताओ मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, मजा आ रहा है सबको? दोनों तरफ मौजूद हूं आपके साथ में हर समय। मैंने कहा था ना आपको कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, किसी को भी आपके साथ में हूं हमेशा, तो निराश होने की जरूरत ही नहीं थी किसी बच्चे को। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम सहायक मतदान अधिकारी। चिन्हित मतदाता सूची, मतदाता पर्ची। ये क्या करेगा कि ये व्यक्ति जो है मतदाता सूची और मतदाता पर्ची, ये व्यक्ति जिम्मेदार होगा मतदाता की पहचान करने के लिए। ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है, उत्तरदायित्व का पूछा जाता है कि किस चीज का प्रभारी होगा और किस चीज का जिम्मेदारी होगी इस व्यक्ति की। तो जब आप वोट डालने जाते हो तब देखते हो कि सबसे पहले व्यक्ति क्या है कि वहां पर एक मतदाता पर्ची और मतदाता सूची लेकर बैठे रहते हैं, वहां पे वो मिलान करते हैं। वहां पे करते नहीं करते मिलान? करते हैं ना, आप जाते हो तब चुनाव में वोट डालने, किसी का भी चुनाव हो। तो ये जो प्रथम सहायक मतदान अधिकारी है, ये मतदाता की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। मतदाता की पहचान करने के लिए उत्तरदायी, मतदाता की पहचान हेतु उत्तरदायी। यही क्वेश्चन, ऐसी टाइप का क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि ये किसके लिए उत्तरदायी होता है। भाई उत्तरदायी का ही पूछेगा वो, ठीक है, वही जिस चीज के लिए उत्तरदायी होगा वही तो काम होगा उसका। मतदाता की पहचान हेतु उत्तरदायी होगा। अब ये क्या करेगा कि जो भी निर्वाचन आयोग ने जो भी डॉक्यूमेंट बताए हैं उसके आधार पर क्या करेगा, यह सुनिश्चित करेगा, इस बात को भी सुनिश्चित करेगा। पहला तो मैं भी ये भी लिख देता हूं आपको कि मतलब निर्वाचन आयोग ने जो जो डॉक्यूमेंट बताए हैं, भी आधार कार्ड वैलिड रहेगा, निर्वाचन आयोग का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो होना चाहिए, उसके आधार पर मतदाता की पहचान भी करेगा, ठीक है। और पहचान करने के बाद में ये भी सुनिश्चित करेगा कि उस व्यक्ति की तर्जनी पर अमिट शाही का निशान तो नहीं है, मतलब जो उंगली पे निशान लिखता है ना शाही का, वो वाला, ठीक है। तो यहां पर देखना है इसको कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं निर्वाचन आयोग के बताए, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान के बाद यह भी सुनिश्चित करेगा कि मतदाता की तर्जनी पर शाही का निशान तो नहीं है। मतदाता की तर्जनी पर, तर्जनी मतलब अंगूठे के पास वाली उंगली को बोलते हैं तर्जनी, ठीक है।
अब तर्जनी कौन से वाली होती है, ये वाला ही होता होगा शायद, लेफ्ट राइट मेरे को थोड़ा सा ज्ञान नहीं है इसका। तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली को तर्जनी बोलते हैं, ठीक है। मतदाता की तर्जनी पर बायां ही होता है ना, शायद बायां ही होता होगा। तो तर्जनी पर अमिट शाही का निशान नहीं हो, पर अमिट शाही का निशान नहीं हो, अमिट शाही का निशान नहीं हो। पहली बात तो ये, इसकी जिम्मेदारी होगी खत्म। अब दूसरा आ गया, ये तो हो गया प्रथम। इसके पास क्या क्या है, मतदाता सूची और मतदाता पर्ची है, दो इसके पास मामले। ये जो लेके बैठे हुए हैं आपके सामने, ये वाला व्यक्ति हो गया पहला, टेबल के वहां पहले पर बैठा रहता है। अब आता हो दूसरा मतदान अधिकारी, ये नोट हो गया सबका। अब आ जाओ, दूसरा मतदान अधिकारी होता है, उसके पास क्या होता है, ये देखो, ये आपको क्या करेगा, इसके पास क्या होता है, मतदाता रजिस्टर भी होता है और इसके पास शाही भी होती है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये मतदान अधिकारी मतदाता से मतदाता रजिस्टर में साइन करवाएगा। ये इनका प्रभारी है, इन चीजों का तो ये प्रभारी है, ठीक है, इनका तो प्रभारी है, ये लिख लो भी इसको, इनका प्रभारी है, ये इनका प्रभारी होता है। ये व्यक्ति क्या सुनिश्चित करेगा, ये जब आप जाओगे तो वहां पर हाँ लिखो भाई, यह मतदान अधिकारी, कुछ नहीं मैं ऐसे ही सोचने लग गया था कुछ, यह मतदान अधिकारी मतदाता से क्या करेगा, मतदाता से मतदाता रजिस्टर में, मतदाता से मतदाता रजिस्टर में क्या करेगा, रजिस्टर में क्या करेगा, हस्ताक्षर करवाएगा, साइन करवाएगा, हस्ताक्षर करवाएगा। ठीक है। और अमिट शाही का निशान कब लगेगा, मत देने के बाद में, ठीक है, अमिट शाही का निशान मत देने के बाद में, अमिट शाही का निशान मत देने के बाद लगेगा, मत देने के बाद लगाएगा। ये चित्र प्रतीकात्मक है भाई केवल। और अब आ जाओ एक लास्ट वाला, इसको बोलते हैं तृतीय मतदान अधिकारी। सबसे सिंपल, सबसे आसान, इस व्यक्ति के पास एक ही काम होता है, तृतीय मतदान अधिकारी। ये ईवीएम का प्रभारी होता है, बस हो गया, यह ईवीएम का प्रभारी होता है। बस हो गया, आज का इतना ही काफ़ी है, हो गई मेरे हिसाब से आपकी क्लास, काफ़ी हो गई आपकी क्लास, हो गई करीब 40 मिनट के आसपास होगी। तो ये हो गया आपका राज्य निर्वाचन आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है आपका, ठीक है। और बाकी अब नया टॉपिक शुरू करेंगे कल। अब मैं आपको कुछ आयोग पढ़वाऊंगा, ठीक है, मानवाधिकार आयोग हो गया, कुछ आयोग है छोटे मोटे वो करवा दूंगा, महिला आयोग हो गया, लोक आयुक्त हो गया, ये सब आयोग अपन लोग करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, छोटे छोटे है, आसान है, सूचना आयोग है, इजीली कर सकते हो सभी। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं कल वापस, आज के लिए इतना काफ़ी है। सभी को जय हिंद, जय भारत।